प्रणाम देवियों और सज्जनों। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाइलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब हो कि उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स है। और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल। तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले 6 दिसंबर के टॉपिक्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात की थी, जो एक वार्म अप सेशन के लिए। तो पार्लियामेंट में जो सेशंस होते हैं वो आर्टिकल 85 में मैंशनड है। कैबिनेट कमेटी होती है पार्लियामेंट अफेयर की, वो डिसाइड करती है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो समन करते हैं। 3 सेशन होते हैं। पहला सेशन हमारा बजट सेशन होता है, सेकंड हमारा जो होता है मानसून सेशन होता है, और थर्ड हमारा जो होता है वो होता है विंटर सेशन। सबसे जो लॉन्गेस्ट होता है वो बजट सेशन होता है। समन का मतलब होता है ऑफिशियली कॉल करना। 3-4 कीवर्ड्स आपको याद रखने होंगे। तो कोरम का मतलब होता है कि 1/10 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट। लोकसभा के लिए जो कोरम है 55 है और राज्यसभा के लिए कोरम 25 है। प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि पूरा का पूरा सेशन एंड कर देना, यानी कि जैसे बजट सेशन है उसके बाद में फिर मानसून सेशन है, देन फिर वी हैव दिस विंटर सेशन। तो बजट सेशन और मानसून सेशन के बीच का जो टाइम होता है इसको बोलते हैं रिसेस। एक होता है अर्जेंटमेंट। अर्जेंटमेंट का मतलब होता है कि सेशन तो वही रहेगा, बजट का ही सेशन रहेगा। बजट के सेशन के बीच बीच में जो गैप्स लिए जाते हैं ना, जैसे कि फर्स्ट ही हो गया सेकंड ही हो गया, दोनों के बीच में अर्जर्न किया जाता है। तो जब हम सिंपल अर्जर्नमेंट बोलते हैं, यानी कि इसको सिर्फ डिफाइन करते हैं कि 15 दिन बाद दोबारा मिलेंगे, 30 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद, या फिर कल, या फिर 1 घंटे बाद। जब होता है अर्जर्नमेंट सिने डाए, यानी कि टाइम को डिफाइन नहीं किया जाता है। सेकेंड हमारे टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी इलेक्शन कमीशन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर। तो आर्टिकल 324 में मेंशन्ड है हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं। उसके लिए हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है उस टाइम पर कुछ गाइडलाइंस मेंशन करते हैं। तो अभी जो सारी की सारी गाइडलाइंस होती है इनका कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, यानी कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं होती है, बट इनमें से कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो हमारे कुछ इंडियन पिनल कोड में है, कुछ CRPC में है, कुछ RP में ऑलरेडी मेंशन है। तो वहाँ से इनको लीगल बैकिंग मिल जाती है, बट ओवरऑल इनमें कोई लीगल स्टैट्यूटरी सपोर्ट इनको नहीं मिलता है। देन वी हैव दिस टॉपिक, इंडिया और जर्मनी ने रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट किए थे। हम लोगों ने बात की थी कि इंडिया और जर्मनी जो है वो इंडिया में के साथ बॉन्डिंग करने के लिए फोकस करना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन में। हमारे कुछ हिस्टोरिकल टाइज की जब बात की थी तो इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री थी जिसने जर्मनी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए थे। रिसेंटली जर्मनी ने महाराष्ट्र में एक बहुत ही ह्यूज सोलर पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन में भी सपोर्ट प्रोवाइड किया था। एंड जो 2021 में, यानी कि एग्जैक्टली 1 साल पहले, जर्मनी के नए चांसलर आए थे, उनके बाद से हमारे जो एजेंडाज हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसमें क्लाइमेट चेंज टॉप पर रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन की अगर बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर 62% ग्लोबल GDP है, 46% वर्ल्ड का मर्चेंडाइज ट्रेड है, 65% वर्ल्ड की ग्लोबल पॉपुलेशन इंडो पैसिफिक रीजन में आती है। एंड यहाँ से मोर देन हाफ वर्ल्ड का जो ग्लोबल कार्बन एमिशन होता है यहीं से होता है। इसलिए जर्मनी के लिए इंडिया के साथ पार्टनरशिप करना, वो भी इंडो पैसिफिक रीजन में, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फ्यूचर में इंडिया के साथ जर्मनी मिलकर के और जो कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, खास करके सेंट्रल एशिया के थ्रू, उसमें मदद करेगा। अभी 2022 में जर्मनी होल्ड करता है G7 की प्रेसिडेंसी एंड इंडिया होल्ड करेगा G20 की प्रेसिडेंसी। तो दोनों मिलकर के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लेके आगे बढ़ सकते हैं। देन हम लोगों ने बात की थी श्रीलंका को इंडिया की हेल्प चाहिए टू बूस्ट देयर डेयरी आउटपुट। इसमें हम लोगों ने 2 चीज़ों की बात की थी। इंडिया के अंदर जो सिंगल लार्जेस्ट एग्री कमोडिटी है वो है डेयरी। इसमें 80 मिलियन के फार्मर्स का एम्प्लॉयमेंट है एंड इसमें जो ग्रोथ की बात करते हैं अगर हम तो 9 से 11% तक ग्रोथ देखी गई है।
कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। एक तो रिसेंट में था न्यू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसमें विलेज का जो कंज्यूमर जो फार्मर्स होते हैं उनको मार्केट का एक्सेस अच्छे से दिया जाएगा। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को 15% 18.5 से रिड्यूस करके 15 पे लाया गया था। एंड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का सरचार्ज था उसको 12% से रिड्यूस करके 7% तक लाया गया था। फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन ने जो एंड नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट था, इसमें जो बजट था उसको 20% तक इंक्रीज़ किया गया था। और भी बहुत जगह पर बजट को इंक्रीज़ किया गया है। इश्यूज़ ये चल रहे होते हैं कि प्रोडक्ट्स में अडल्ट्रेशन मिलावट हो जाती है एंड कुछ चीज़ों में एनालॉगस चीज़ें भी बन जाती हैं। फिर जानवरों को खिलाने के लिए जो फोडर होता है उसकी कमी पड़ जाती है और कंजर्वेशन की स्ट्रैटेजी वगैरह हमारे पास प्रॉपरली नहीं है। मोर देन दिस, प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए हमारे पास स्किल्स की और क्वालिटी सर्विसेज की कमी है। गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं डेयरी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसमें पैसा होता है। नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम है। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन भी है। एंड मोर देन दिस, जो मिल्क प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगती है ना उसको बनाने के लिए, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। जो नई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स है इसमें हम लोग और बेहतर डेवलपमेंट करवा सकते हैं। एंड सिंस श्रीलंका ने हमसे डिमांड की थी तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में रिसेंटली एक रोड मैप को डिज़ाइन करने की बात की गई थी। उसमें कुछ बातें की गई थी। फिशरमैन का इशू हमें हैंडल करना है, कनेक्टिविटी बढ़ानी है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे काम करना है, रिलीजियस लिंक्स बनाने के लिए कुछ बुद्धिस्ट एक्सचेंज थे। एंड अयोध्या में जो हमारा जो राम मंदिर बन रहा है उसके लिए श्रीलंका से सीता टेम्पल का एक बहुत ही सेक्रेड एक स्टोन है वो लाने की बात की गई थी। तो ये कुछ एक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का प्रोजेक्ट था। इसमें इंडिया जापान वगैरह साथ में थे, बट श्रीलंका ने उसमें सिंस श्रीलंका उसमें 51% ओनरशिप रखता है तो उन्होंने यूनानिमसली अपना एक डिसीजन लेकर के उसमें कुछ चेंजेस किए थे जो इंडिया को पसंद नहीं आए थे। हमें टॉपिक के डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस ये जानने की कोशिश करना है कि इंडिया का श्रीलंका के साथ ECT और WCT थे, दोनों वैसे सेम ही थे, सेम ही पोर्ट के ऊपर थे, बस इसमें कुछ फर्दर चेंजेस किए गए थे। तो इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी आता है। ये थे हमारे कल के टॉपिक्स। अब हम लोग आज के नेक्स्ट टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस टॉपिक दैट एडिटोरियल का टाइटल है दिल्ली चॉकिंग but do not blame stubble burning alone. This editorial has been written by C.K. Mishra. He is a former secretary from the Ministry of Environment. The person has already cleared this exam and you need to understand the kind of content writing that happens through these secretaries. इस editorial में he is trying to mention कि दिल्ली के अंदर जो भी एयर क्वालिटी का इशू होता है ना उसमें we cannot just blame stubble burning alone. तो the moment दिवाली के आसपास का टाइम आता है ना, क्रैकर्स एंड द मोमेंट विंटर डॉन्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह में एक इशू स्टार्ट हो जाता है और अगले ही दिन वो डिबेट में कन्वर्ट भी हो जाता है। अब कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद जब नेक्स्ट विंटर आएगी देन द सेम थिंग हैपन्स। दैट इज़ अ वेरी वंडरफुल लाइन रिटन हेयर, ये आप अपने आंसर राइटिंग के लिए नोट डाउन कर सकते हो। एज फायर फाइटर्स वी आर डूइंग वेल बट एज प्लानर्स डूइंग वेरी लिटल। वाइल नेचर विल नॉट चेंज एमिशंस कैन बी रिड्यूस्ड। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं ना तो इंडिया में एनुअली 2.5 मिलियन एयर पोल्यूशन से कनेक्टेड डेथ्स होती है, यानी कि तकरीबन 25 लाख लोग इंडिया में हर साल मरते हैं बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन दैट हैपन्स। हालांकि इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है दिल्ली की एयर क्वालिटी के ऊपर, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इतने सालों में चेंज कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेम ऑर्डर पास होते हैं। गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया था फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड उन्होंने भी कुछ नया ऑफर नहीं किया। उन्होंने एग्जैक्टली वही चीज़ें थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में बता दी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बताई थी। एंड हर साल स्कूल्स को बंद कर देते हैं, लोगों को एडवाइस करते हैं इंडोर्स टाइम स्पेंड करें, कार पूलिंग के लिए एडवाइस किया जाता है, दिवाली के टाइम पर फायर क्रैकर्स को बैन कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाता है, ट्रक्स और कार्स की एंट्री दिल्ली के अंदर डे टाइम में बंद कर दी जाती है, इंडस्ट्रीज़ को बोला जाता है कि फ्यूल कंजम्पशन को वो रिड्यूस करें। ये जो मेजर्स हैं ना बाकी सब की तरह, जैसे कि एक कोई समबडी हु इज़ बीइंग फुली वॉन्टेड ना, मतलब पूरे शरीर के ऊपर जख्म है लेकिन एक छोटी सी बैंडेड लगाने वाला काम करते हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी गलत थी, मतलब इतनी ख़राब क्यों है। एंड सिंस ये ब्लेम गेम पूरा जब शुरू होता है ना तो उसमें हम लोग सिर्फ दिल्ली को ब्लेम नहीं कर सकते, आसपास के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं ना उसमें भी कुछ ना कुछ रीजंस पाए जाते हैं। हालांकि जो रियलिटी है ना वो ये नहीं कि दिल्ली में सिर्फ स्टबल बर्निंग ही हो रही होती है, जो बहुत सारा बायोमास भी दिल्ली के आसपास जलाया जाता है ना उसकी भी अगर ऑडिटिंग की जाएगी ना तो बहुत कुछ पता चलेगा कि दिल्ली के आसपास स्टेट्स में भी उतना ही पॉल्यूशन क्रिएट किया जा रहा होता है जितना दिल्ली में क्रिएट हो रहा होता है। और अनफॉर्चुनेटली किसी भी बॉडी ने या म्यूनसिपलिटी बॉडी ने, गवर्नमेंट के पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, वर्क डिपार्टमेंट ने इन सब चीज़ों को अभी तक रिस्पॉन्सिबली एड्रेस नहीं किया है।
अगर इन प्रॉब्लम्स के हम लोग सॉल्यूशंस निकाल लें रिस्पॉन्सिबली, देन चीज़ें बहुत हद तक काबू में आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टेबल बर्निंग अपने आप में कोई इशू ही नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशंस ट्राई किए गए हैं लेकिन सक्सेस बहुत कम मिली है। तो राइट नाउ हमको एग्रीकल्चर के पैटर्न में एक बहुत ही फंडामेंटल शिफ्ट लाने की ज़रूरत है, जिसमें बहुत ही बोल्ड पॉलिटिकल कॉल लेने की ज़रूरत है। जो हैप्पी सीडर प्रोग्राम है ना, इसमें भी अभी तक कोई इतना अच्छा हैप्पी एक्सपीरियंस नहीं मिला है। अगेन दिस इज a वंडरफुल लाइन, द हैप्पी सीडर बेस्ड सॉल्यूशन हैज़ सैडली नॉट बीन अ हैप्पी एक्सपीरियंस। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम है ना, इट इज़ नॉट जस्ट दिल्ली सेंट्रिक, ऑलराइट। इसके दिल्ली के अलावा आसपास की जो डस्ट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती है ना, उनके कारण जो नियर बाय सिटीज़ होती हैं उनको भी साल भर इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो who is ensuring the compliance with the rules relating to the handling of construction and demolition waste? I'm extremely sorry if you are listening to the snoring sound nearby me. Yesterday night one of my friend had to came और अभी वो आसपास सो रहा है। there is no other way कि मैं कहीं और रिकॉर्डिंग कर सकूँ, so just ignore just in case if you are listening to this snoring sound. अब एवरीवन इज़ लुकिंग एट कि जो डेटा होता है ना पीएनजी का इंडस्ट्री में, बट नोबडी इज़ लुकिंग एट द अनऑथराइज्ड इंडस्ट्रीज़, है ना, जो कि बहुत लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रहे होते हैं एंड दूसरे जो पॉइजनस गैसेज होते हैं उनका एमिशन कर रहे होते हैं। और डिस्पाइट बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिटीजन्स जो कि प्राइमरली 2 तरह की व्हीकल यूज़ करते हैं, उन लोगों ने अभी तक अपने आप को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट नहीं किया। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं एंड तो जो प्रॉब्लम होती है ना बसेस के अंदर, मेट्रोज के अंदर क्राउडिंग की, एंड वो ईजिली नेविगेट नहीं कर पाते 2 व्हीलर्स भी, इसमें ये एक प्रॉब्लम होती है। इसको हम लोग बहुत हद तक हैंडल कर सकते हैं, तो ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। सेकेंड चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि ऑल द कमिटीज़ एंड द मिनिस्ट्रीज़ एंड ऑल द बॉडीज़ विच आर फंक्शनिंग ना, दे नीड टू फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन, नॉट इन साइलोस। यानी कि साइलोस का मतलब होता है सब अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं चल रहा है। दिस थिंग नीड्स टू बी हैंडल, है ना, प्रॉपर तरीके से। अगर इस चीज़ को हम लोगों ने हैंडल कर लिया तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक काबू में हमारे आ जाएगी। तो ये एक मेजर चीज़ थी जो बताई गई थी। इवन जो कोर इशू है वो अभी भी गवर्नेंस का सिस्टम ही है ना। सारी की सारी एयर क्वालिटी के मैनेजमेंट के लिए हमको एक बॉडी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा, देन थिंग्स विल बी वेरी ईजी ऑन आवर पार्ट। रियलिटी ये है कि दिल्ली इज़ नॉट द सोल ऑफेंडर, आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत हद तक ऑफेंड करती हैं। सो इट वॉज अ वंडरफुल एडिटोरियल एंड डू मेक श्योर कि आप उसमें से कुछ कीवर्ड्स वगैरह यहाँ से सेव कर लो जो आपको आंसर राइटिंग में बाद में भी काम आएंगे। Next editorial we have is how is TRAI proposing to help the caller identify spammers? रिसेंटली क्या हुआ था, एक ग्लोबल स्पैम और स्कैम रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंगली पता चला था कि जो एवरेज नंबर के स्पैम्स कॉल आते हैं पर मंथ इंडिया के अंदर वो अराउंड 16.8 के आसपास थे, 16.8 बिलियन के आसपास, और अक्टूबर में ही ये 3.8 बिलियन था। तो ट्राई मतलब द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने रिसेंटली एक कंसल्टेशन पेपर आउट किया था जो दिसंबर 27 तक पब्लिक के पास रहेगा। उसमें दे आर सीकिंग द कमेंट्स अबाउट अ पोटेंशियल इंट्रोडक्शन ऑफ सीनैप। सीनैप एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सीनैप से क्या होगा, एवरी इंडिविजुअल विल हैव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉलिंग पार्टी, सामने से फ़ोन कौन कर रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन सीनैप फीचर में मेंशन होने वाली है। अब जो सीनैप फीचर है ना, इसे जैसे राइट नाउ कस्टमर्स यूज़ ट्रू कॉलर एंड द भारत कॉलर आईडी के लिए ना, इसी तरीके से सीनैप होने वाला है। इसका पर्पज़ क्या है ना, पहले की जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ है ना उसमें कॉलर की आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है ना, बट बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो होते हैं ना वो अपना नाम और आइडेंटिटी कॉलर को देते ही नहीं है। तो वो चूज़ करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि कमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए होगा ना, इसलिए तो ये प्रॉब्लम बन जाती है। इससे क्या होता है कि कभी कभी जो जेन्युइन कॉल्स होती है ना वो भी अनआंसर्ड चली जाती हैं। हालांकि कुछ रोबोटिक कॉल्स भी आते हैं आजकल जो कि IT इनेबल सिस्टम से बनाए जाते हैं, उसमें कुछ प्री रिकॉर्डेड वॉइसेस होती हैं एंड देर आर सर्टेन फ्रॉडुलेंट कॉल्स ऑल्सो। तो व्हाट वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इज़ कि इसमें प्रिवेसी के क्या कंसर्न होने वाले हैं। तो CIS के बारे में पता होगा आप लोगों को, दिस इज सेंटर फॉर द इंटरनेट एंड सोसाइटी। यहाँ पर देयर इज सीनियर रिसर्चर, हर नेम इज़ ईशा सूरी। शी मैंशन कि द वे सीनैप इज़ बीइंग रोल्ड आउट ना, सीनैप की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसके फ़ायदे बहुत हैं, बट जिस तरह का मैकेनिज्म है ना, इसमें कॉलर का जो राइट होता है ना टू रिमेन अनोनिमस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द राइट टू प्रिवेसी, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 21 ऑलराइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्रिवेसी वाला इशू यहाँ पर रेज हो जाएगा बिकॉज देर आर टाइम्स दैट विसल ब्लोअर्स, है ना, और सर्टन टाइम देर एम्प्लॉयज़ हु आर बीइंग हरास्ड, वो लोग एक एनोनिमस कॉल करने की कोशिश करते हैं, बट सिंस इफ़ दे आर अवेयर कि उनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी तो वो इस तरह की विसल ब्लोइंग या फिर अपनी जो हैरेसमेंट को कंप्लेन करना होता है इस तरह की इश्यूज़ को रेज नहीं कर पाएंगे।
एंड सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इशू दैट हैज़ बिन रेज्ड। तो उन्होंने कहा था कि जो सीनैप का फीचर रोल आउट करना है ना, इट हैज़ टू बी इन लाइन विद द DPD, जो डेटा प्रोटेक्शन हमारा बिल है ना, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसके लिए रिसेंटली इसको ड्राफ्ट आउट किया गया था एंड द पब्लिक इज़ बीइंग आस्क्ड टू मेंशन देयर ओपिनियन। तो ये क्या ये प्रोविजंस इनफ रहेंगे? पहले भी जो टेलीमार्केटर्स थे ना, उनको बोला गया था कि आप अपने जो भी प्रमोशनल नंबर्स होंगे ना, उनको रजिस्टर कर दो। लेकिन जो लोकल सर्कल्स के एक CEO हैं, उन्होंने बताया था कि मार्केटर्स अब क्या करते हैं, अपने कमर्शियल नंबर की जगह ना दे हायर पीपल और उनके पर्सनल नंबर से वो ऐसे कमर्शियल कॉल्स कराते हैं। तो ये भी एक चेंज उन्होंने देखा था। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लोगों को डिजिटली लिटरेट करने की ज़रूरत है। दे नीड टू स्किल द सिटीजन्स हाउ टू नेविगेट एंड यूज़ द टेक्नोलॉजी बेटर। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट ही याद रखना है कि ये तो डेटा याद रखना, ट्राई का नहीं है सॉरी, ये ट्रू कॉलर की एक ग्लोबल स्कैम रिपोर्ट है। ऑल्सो गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि इस तरह की जो रेगुलेटर ने कहा था कि जो रिलायंस होता है ना, ये क्राउड सोर्स डेटा है, इसको हम रिलायबल मान भी नहीं सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। So remember about the CNAP feature, the data protection bill, the issue with the privacy and the number of fake calls that are being received. This much is enough from this editorial. एक ये टॉपिक था रिसेंटली जो न्यूज़ में था, इसमें बात की जा रही थी कि एयर क्वालिटी टर्न्स सीवियर, बैन ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन किक्स इन। अब यहाँ पर ना जो टॉपिक हमारा है, ये इसमें पॉल्यूशन के बारे में बात की जा रही है। तो अब इसमें हम लोग कितना डिटेल में जाएंगे एयर क्वालिटी को लेकर के, तो इसमें आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, हम लोग पढ़ेंगे रिसेंटली ना एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़ को लेकर के एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में क्या कुछ मेंशन था वही सब पढ़ेंगे। वहाँ से हमें इस तरह के टॉपिक के आसपास का सारा कंटेंट मिल जाता है। 2016 में एक क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में, इन द सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मीथेन। इसका आंसर वैसे बहुत इजी है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो एयर क्वालिटी को इम्पैक्ट करती हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है और आंसर हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे। एक क्वेश्चन मेंस में आया था और बहुत रिसेंट में आया था 2020 में ही। डिस्क्राइब द की पॉइंट्स ऑफ द रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस recently released on the WHO. How are these different from the last update in 2005? What changes in India's National Clean Air Program are required to achieve the revised standards? ये जो WHO की गाइडलाइंस थी ना, देखो 2020 में भी ना एक मेंस का क्वेश्चन आया था WHO की गाइडलाइंस को लेकर के, वो था कोविड को लेकर के। एंड तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, जो वेलफेयर के लिए काम करती हैं, अगर इनकी किसी भी तरह की गाइडलाइंस आती है ना, UPSC पूछता है। जैसे कि NDMA के गाइडलाइंस को लेकर क्वेश्चन आ चुका है, WHO को लेकर के बिल्कुल रिसेंट में 2 बार आ चुके हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया रखना चाहिए। अब इस टॉपिक में जो भी हमारे क्वेश्चन थे ऊपर के, हम इनका आंसर बना के बता सकते हैं अगर हमें कुछ बेसिक कंटेंट पता हो। जैसे कि रिसेंटली एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया था, रिपोर्ट का नाम था एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़। इसमें बताया जाता है कि मोर देन 70,000 सिटीज़ जो वर्ल्ड में थी, उनमें पिछले 10 साल में यानी कि एक डेकेड में कितना पॉल्यूशन हुआ है और उस पॉल्यूशन को एनालाइज किया जाता है। अब इन सिटीज़ की ना रैंकिंग की जाती है, उसमें ना 2 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स पाए गए, एक होता है PM 2.5 और एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब पहले ये भी देख लेते हैं स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर क्या है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर एक रिसर्च और आउटरीच का इनिशिएटिव है। इसमें क्या मिलता है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड में एयर की क्वालिटी क्या है उसके लिए हम लोगों को बहुत ही रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक कोलैबोरेशन है US के कुछ हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट का एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स का। इसमें और डिटेल में जाने की ज़रूरत हमको नहीं है। अब इन्होंने जो फाइंडिंग्स निकाली थी ना एज पर दिस रिपोर्ट, उनको जान लेते हैं। PM 2.5 के लेवल्स, हम लोग इंडिया स्पेसिफिक बात करने की कोशिश करते हैं, तो दिल्ली एंड कोलकाता जो है ना, ये फर्स्ट और सेकंड आए हैं इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़। अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ PM 2.5 की बात करते हैं, अभी PM 2.5 होता क्या है, ये ना एटमॉस्फेयर का पर्टिकुलेट मैटर है, यानी कि ये वो एलिमेंट्स जो मैटर होता है जिसका डायमीटर जो होता है ना वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। एंड जब PM 2.5 का पॉल्यूशन हो रहा होता है ना, तो उसके कारण NO2 का जो एक्सपोजर होता है ना सिटीज़ में, वो हाई, मतलब इन कंपैरिजन टू NO2 इसका जो एक्सपोजर होता है ना वो ज़्यादा मिलेगा। इनको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। नीचे कहाँ गया, आई थिंक यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो इसी से ठीक रहेगा। जैसे PM 2.5 के अंदर ना चीज़ें ना बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती हैं, तो एक होता है PM 10, एक होता है PM 2.5। तो PM 2.5 जो होता है ना बहुत ही छोटा होता है, बहुत ईजिली आपके इवन आपके घर के अंदर इंडोर पॉल्यूशन में भी PM 2.5 की वैल्यू ज़्यादा होती है, और ये इतना छोटा होता है कि बहुत ईजिली आपकी ब्रेथ के साथ आपके लंग्स में डिपॉजिट हो जाता है।
जब हम NO2 की बात करते हैं ना, तो नो इंडियन सिटी अपीयर्ड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 और इवन टॉप 20 पॉल्यूटेड सिटीज़ व्हेन NO2 लेवल्स आर कंपेयर्ड। तो जो एवरेज NO2 लेवल था ना दिल्ली, कोलकाता, मुंबई का, ये 20 से 30 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था, पर माइक्रोमीटर क्यूब था। अब इतना डिटेल में कभी नहीं जाना, आपको बस इतना बेसिक याद रखना है कि PM 2.5 के मामले में दिल्ली, कोलकाता टॉप पे है, और NO2 के मामले में हम लोग टॉप 10 में भी, इवन टॉप 20 में भी नहीं है। अब इस लिस्ट के अंदर ना शंघाई जो था ना चाइना के अंदर, वो टॉप पे था। NO2 कहाँ से निकलता है? हमारी जो पुरानी गाड़ियाँ होती है ना, खास करके उनका जो फ्यूल बर्न होता है ना, ऐसा नहीं नई गाड़ियों के फ्यूल से निकलता नहीं है, बट कम निकलता है। तो पावर प्लांट्स हो गए, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ होगी, उन सब से। एज सिटी के जो रेजिडेंट्स होते हैं ना, खास करके वो लोग जो सड़कों के बिजी रोड्स के पास रहते हैं, डेंस ट्रैफिक के आसपास रहते हैं ना, उनको NO2 का पॉल्यूशन से ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। अगर हम लोग डेथ के बर्डन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डेथ हमको बीजिंग में देखने को मिली थी, अगेन चाइना के अंदर, वो भी PM 2.5 के इलनेस के कारण। एंड इसमें टॉप 20 में 5 चाइनीज़ सिटीज़ थे, दिल्ली यहाँ पर 6 था। कॉजेज़ की अगर बात करते हैं तो सिर्फ 117 नेशंस हैं जिनके पास ग्राउंड लेवल पर कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं जो PM 2.5 को ट्रैक करते हैं। और अगर NO2 की बात करते हैं तो सिर्फ 74 कंट्रीज़ ऐसी है जिनके पास ऐसे डिवाइसेस उन्होंने सेटअप किए थे। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि WHO के ना नए एयर गाइडलाइंस क्या थे। 2021 में ये गाइडलाइंस आए थे, उन्होंने कहा था कि एयर क्वालिटी के नए लेवल्स के ऊपर बात की गई थी। क्यों? पॉपुलेशन को एयर पॉल्यूशन से बचाने के लिए, ताकि एयर पोल्यूटेंट्स के लेवल को हम कम कर सकें और क्लाइमेट चेंज के कारण जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको हम रोक सकें। तो WHO की जो नई गाइडलाइंस थी, उन्होंने 6 पोल्यूटेंट्स को लेकर के कुछ गाइडलाइंस दिए थे। अब ये 6 पोल्यूटेंट्स कौन से थे? पार्टिकुलेट मैटर यानी कि 2.5 और 10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपको थोड़े से याद रखने होंगे, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। बहुत सिंपल सी हिंट है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ना पॉल्यूशन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से भी निकल रही होती है, प्लांट तो उसको कंज्यूम भी कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ नॉट हार्मफुल एक्चुअली, बट कार्बन डाइऑक्साइड से ना गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। आपको ऊपर जो क्वेश्चन था उसका आंसर में भी कहीं ना कहीं ये हिंट आपको दे रहा हूँ मैं। अब इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी WHO ने? उन्होंने कहा था लेवरेज द एक्सपेंडिंग एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल बॉक्स। लेवरेज का मतलब होता है टू टेक एडवांटेज। तो उन्होंने कहा था कि ग्राउंड लेवल के ऊपर ना, जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा, 117 कंट्रीज ही ऐसी थी जिनके पास PM 2.5 के मॉनिटरिंग टूल्स थे, एंड देर आर हार्डली 74 कंट्रीज जिन्होंने NO2 के मॉनिटरिंग टूल्स को सेटअप किया हुआ था। तो हम लोग मॉनिटरिंग को ही एक्सपैंड कर सकते हैं। जब हमारे पास मॉनिटरिंग अच्छी होगी तो हमारे पास डेटा अच्छा होगा, डेटा अच्छा होगा तो हम लोग उसके ऊपर काम कर पाएंगे आसानी से। एंड कलेक्ट एंड डिजिटाइज द हेल्थ रिकॉर्ड्स। लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड्स हम लोग अगर मेजर कर पाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर पर्सन को, किस एज ग्रुप के व्यक्ति को, किस जेंडर के व्यक्ति को कौन सा पॉल्यूटेंट कितना इम्पैक्ट कर रहा है। और रिसर्चर के पास भी डेटा जाएगा तो वो ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से उनको एनालाइज कर पाएंगे और पॉलिसी मेकर्स अकॉर्डिंगली पॉलिसी को डिफाइन कर पाएंगे। अब क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं इंडिया के द्वारा एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? एक तो सफ़र करके एक पोर्टल बनाया गया था, इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। एयर क्वालिटी का इंडेक्स है, एक ग्रैप करके है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। देखो ये जो ग्रैप वाला है ना, इसमें इंपॉर्टेंट ये कि ना सिर्फ NCR रीजन के लिए ही था इमरजेंसी के टाइम पर। देन BS4 थे हमारे, जो भारत स्टेज 4 होता है ना, 4 से हम लोगों ने डायरेक्ट जंप करके 6 पे चले गए थे। इंडिया ने 5th स्टेज को स्किप किया था। देन पुश फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद मल्टीपल स्कीम जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंजम्पशन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ताकि क्लाइमेट चेंज में हम लोग और कंट्रीब्यूट कर सकें उसके क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर सके, क्लाइमेट चेंज से होने वाले इम्पैक्ट को कम करने में हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके। एंड व्हीकलर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ऑड इवन जैसी पॉलिसीज़ भी होती हैं। देन एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए एक नया कमीशन बनाया गया था। टर्बो हैप्पी सीडर जो मशीन होती है, ये होती है खेतों में यूज़ की जाती है क्रॉप वगैरह को डिकम्पोज करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। इस टॉपिक में आपको कुछ कंटेंट मिल गया है, एंड ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं और ज़्यादा टफ नहीं होता, बहुत बेसिक से अंडरस्टैंडिंग से आप इनको क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसका टाइटल है पेंशन बिल एक्सीडेड सैलरी एंड वेजेस स्पेंडिंग फॉर सेंटर एंड 3 स्टेट्स। ये हमारे कैग का डेटा है। इस टॉपिक में वैसे तो हम लोग कैग के बारे में भी पढ़ सकते थे, लेकिन कैग के बारे में बहुत डेटा अवेलेबल है और आसानी से आप पढ़ भी सकते हैं। कभी दोबारा जब पढ़ेंगे तो मैं कैग के बारे में भी ऐड कर दूंगा। अभी हम लोग बात करते हैं
जो एक्सपेंशन हो रहा है, देखो पेंशन तो आप समझते होगे ना, पेंशन को तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट पेंशन कहाँ से आती है, उसमें गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर होता है ना। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि द पेंशन का जो बिल है ना, इट हैज़ एक्सीडेड द सैलरी एंड वेजेस स्पेंडिंग फॉर सेंटर एंड द 3 स्टेट्स। अब पेंशन के एक्सपेंडिचर को लेकर के ना थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। सेंटर की साइड से हम लोग देखते हैं तो जो डेटा अवेलेबल था ना कैग के पास, कैग मतलब कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो सेंटर का जो टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर है ना, वो आता है टोटल 37% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब जितना पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, और एक्सपेंडिचर का मतलब जितना वो खर्च कर रहे होते हैं। अब ये जो कमिटेड एक्सपेंडिचर था ना यूनियन गवर्नमेंट का, इसमें 67% जो है वो जाता है इंटरेस्ट पेमेंट पे, और जो डेट लिया गया है उस डेट को सर्विसिंग यानी कि रीपेमेंट वगैरह पे। तो आप डिफरेंस देख पा रहे हो इस चीज़ में ही। अभी जो रिमेनिंग 19% और जो 14% एक्सपेंडिचर तो समझते होंगे आप लोग, खर्चा है, ये जाता है पेंशन्स के ऊपर और सैलरी एंड वेजेस के ऊपर। सैलरी भी आपको पता होगी, वेजेस भी, बहुत आसान शब्द है। इससे पता चलता है कि जो एक्सपेंडिचर पेंशन के ऊपर हो रहा है ना, वो मोर है देन द एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज एंड वेजेस। अब गवर्नमेंट के आप जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी भी मिलती है, और गवर्नमेंट के जो एक्स एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पेंशन भी मिलते हैं। ये स्टेटमेंट कहना चाहती है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो पेंशन पर हो रहा है ना, वो सैलरी और वेजेस से भी ज़्यादा हो रहा है। तो कैग की रिपोर्ट के मुताबिक सेंटर का जो पेंशन बिल था ना, ये 132% था ऑन इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी एंड वेजेस इन 2019-20। अब थोड़ा इसको और समझने की कोशिश करेंगे। पेंशन का जो बिल है ना, वो एक्सीड कर रहा है सैलरी और वेजेस के एक्सपेंडिचर को अक्रॉस 3 स्टेट्स, गुजरात, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल इन 2019-20। अब जो डेटा है वो ये बताता है कंबाइंड पेंशन का बिल 30 स्टेट्स एंड इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, ये टोटल था 61.82% ऑफ देयर कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी एंड वेजेस। सिंपल डेटा है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं। अब कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन्होंने अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवर्ट कर दिया है। आगे देखेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होती है। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर क्या है। कमिटेड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंडिचर फॉर विच द फर्म परचेज ऑर्डर्स एंड वर्क ऑर्डर्स हैव बीन प्लेस्ड एंड इंक्लूड द बिल्स पेंडिंग फॉर द पेमेंट। कमिटेड एक्सपेंडिचर, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, पेंशन के ऊपर कितना खर्चा किया जा रहा है ना, सैलरी और वेजेस के ऊपर कितना खर्चा किया जा रहा है, उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है, और डेट की सर्विसिंग, कर्जा वगैरह जो लिया हुआ है उसकी सर्विसिंग, उसका जो रीपेमेंट वगैरह किया जा रहा है। अगर हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा उसको डिटरमाइन करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। यानी कि गवर्नमेंट डिटरमाइन ये नहीं चेक कर पाती कि हम लोगों को पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब गवर्नमेंट का खर्चा कम होता है और गवर्नमेंट की अर्निंग से मेरा मतलब है कि गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेट करती है, जो मनी जनरेशन होता है, अगर मनी जनरेशन ज़्यादा होता है ना, तो गवर्नमेंट के पास ये डिसाइड करना आसान हो जाता है कि ठीक है कुछ सोर्सेज को हम लोग बंद कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आ रहा होता है एंड ऑफ द डे वो सिटीजन से ही आ रहा होता है मोस्टली। अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, तो ये पेंशन ना गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को भी और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को भी। यानी कि जो आपने लास्ट अपनी सैलरी ड्रॉ की थी ना, जो आपकी बेसिक पे थी, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है उसकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑलराइट। अब इस 1 लाख में से उसकी जो बेसिक पे बनती है वो बनती है मान लो 70,000 बनती है उसकी बेसिक पे 70 की। अब ये उसकी लास्ट सैलरी थी जब वो रिटायर हुआ था। अब इस 70,000 का 50% यानी कि 35,000 की उसकी एक पेंशन बन जाती है, ऑलराइट। और ये जो है ना, इसमें कुछ बेनिफिट होते हैं, इसको रिटायरमेंट में मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट स्कीम, भी इसको बोलते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। अब इसमें कुछ गेन्स भी होते हैं और कुछ आगे फर्दर कंसर्न्स भी हैं। गेन क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, दे सेव मनी सिंस दे विल नॉट हैव टू पुट 10% मैचिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय पेंशन फंड, डजंट मैटर। एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होता है ये समझना पड़ेगा। अब अपने घर में ज़्यादा सैलरीज लेके जा पाएंगे, है ना, सिंस दे टू विल नॉट सेट असाइड 10% ऑफ द बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस टुवर्ड्स पेंशन फंड। पहले होता क्या था ना, गवर्नमेंट को 10% रखना पड़ेगा पेंशन फंड के लिए, है ना, तो 10% ना रखने के बजाय वो क्या करते हैं कि जब रिटायरमेंट हो जाएगा ना उसके बाद पैसा देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो 10% उसकी, जब तक वो पर्सन एम्प्लॉयड था ना तब तक का ये पैसा बच जाता है, गवर्नमेंट को भी अलग से नहीं रखना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है, जब गवर्नमेंट 1 लाख रुपये दे रही थी ना उस पर्सन को, तो वो क्या कर रही थी, इसमें से 10%, 10,000 रुपये ना गवर्नमेंट को अलग से सेव करने के रखने पड़ते थे। तो गवर्नमेंट के ऊपर खर्चा कितना आ रहा था, 1,10,000 का। अब गवर्नमेंट को ये खर्चा रखना नहीं पड़ता, क्योंकि उनको लगता है ठीक है गवर्नमेंट जब इसकी रिटायरमेंट होगी तब देते रहेंगे। एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होता था,
है ना। अब कंसर्न क्या होते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ, एक तो पेंशन लायबिलिटी रिमेन अनफंडेड। पेंशन का पैसा देना कहाँ से पड़ेगा, गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं से पैसा जनरेट ही करेगी, जनरेट करने के बाद ही इसको आगे फर्दर सबमिट करती रहेगी। तो ऐसा कोई कॉर्पस बेसिकली यहाँ पर फंड की बात की जा रही है, कोई कलेक्शन ऑफ अमाउंट की, पेंशन के लिए कुछ स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है, जहाँ पर उसका जनरेशन लगातार होता रहे, वहाँ पर पैसा लगातार आता रहे। इंटरजेनरेशनल इक्विटी इश्यूज in the pay as you go scheme, the present generation had to bear the continuously rising burden of pensioner। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पुराने लोग थे एम्प्लॉयड, मान लो 2010 के अंदर अगर 70,000 के आसपास एम्प्लॉयमेंट का था, अब 2020 के अंदर वो जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो इंक्रीज़ हो गया है, 75,000 तक एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो गया है। अभी 70,000 में पिछले 10 सालों के अंदर कितने लोग रिटायर हुए होंगे, वो फिर नए साल में जो और लोग आ रहे हैं, फिर पे कमीशन के बाद सैलरी भी बढ़ जाती है उन लोगों की। सैलरी बढ़ गई है तो जो 70,000 के आसपास जिसने लास्ट अपनी सैलरी विड्रॉ की होगी उसका पैसा भी बढ़ गया होगा। अनसस्टेनेबल है ये, है ना। पेंशन की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो उसके बेनिफिट के अकॉर्डिंगली हर साल इंक्रीज़ होती रहती है, वही वाली बात है। फिर और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, यानी कि अब उनको पे आउट्स ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति अपने पैसे को कहाँ इस्तेमाल करता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ में इस्तेमाल करेगा जनरली। गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगी, उसके पास लिमिटेशंस है कितना पैसा वो लेके आ सकते हैं। तो अगर वेजेस और सैलरीज होते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के, उनको भी इस बिल में ऐड कर देंगे तो हार्डली उनके पास कुछ अपना बचेगा टैक्स रिसीट्स वगैरह के लिए। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ। जरा नई पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में कुछ डिफरेंसेस हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम के अंदर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज़ थे ना, उनको जो ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ वगैरह हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम होगी, इनके थ्रू ऐड किया जाता था। और जो न्यू पेंशन स्कीम है ना उसमें चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हो चाहे ऑर्गेनाइज के हो, सबको अवेलेबल है। कौन कौन अवेलेबिलिटी क्या है, यानी कि अगर आपने 10 से 20 साल तक की जॉब की होगी ना तभी आपकी पेंशन मिलेगी। देखो ये ना डिफेंस में भी होता है, अगर आप लोग देखोगे आर्मी में कोई सेलेक्ट होता है ना तो स्टार्टिंग, अब तो खैर वो अग्निवीर वाली स्कीम आ गई, अग्निपथ स्कीम। पहले क्या होता था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था उनका भी है, उसमें होता था कि 10 ईयर्स तक की जॉब होती है प्लस उसमें 4 ईयर का एक्सटेंशन होता है, ऑलराइट। और एक होता है फिर फुल अप टू 60 ईयर्स तक का जो रिटायरमेंट वाला होता है, तो इसको बोलते थे शॉर्ट सर्विस कमीशन, और ये होता था परमानेंट कमीशन। तो जिन लोगों ने कोई दूसरे एग्जाम दिए होंगे डिफेंस के उनको पता होता है, अगर आप लोग ये शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाते हो ना तो आपको पेंशन नहीं मिलती है एक्चुअली, और अगर आप परमानेंट कमीशन में जाते हो ना डिफेंस में तभी आपकी पेंशन बनती थी। ये भी एक प्रॉब्लम रहती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में पेंशन नहीं मिलती है फिर। और पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द जॉब चेंजेस, यानी कि अगर आपकी जॉब बदल ली जाएगी तो क्या वो आपकी पेंशन चेंज हो जाती है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं था। ये नई पेंशन स्कीम में ये फैसिलिटी थी। एंड टाइप ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ पेंशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, फॉर दोज हु आर नॉट एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट। फंड मैनेजमेंट देख लेते हैं, इसमें प्रोविडेंट फंड का एक ट्रस्ट था और इसमें 6 फंड के मैनेजर थे। रेगुलेशन की बात करते हैं तो इसमें पहले कोई रेगुलेशन नहीं था, लेकिन इसमें PFRD आ गया है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये तो आप लोग ने पढ़ा होगा अपनी इकोनॉमी के अंदर PFRD के बारे में। तो ये दो कुछ कंपैरिजन है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के। एंड अब ये जो सिचुएशन हम लोगों ने देखी थी कि गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही थी OPS के साथ, ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ, तो इसको एड्रेस करने के लिए क्या किया गया था। देखो सुरेंद्र देव ने एक कमेटी वगैरह बनाई गई थी 1998 के अंदर, है ना। उस कमेटी का नाम था OASIS, मतलब कि प्रोजेक्ट ओल्ड एज एंड इनकम सिक्योरिटी। अब इनका मेजर एम क्या था कि वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले वर्कर्स हैं ना, जिनके पास कोई इनकम सिक्योरिटी नहीं है, उनको हम लोग कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो 1991 में सेंसस हुआ था ना, तो कमेटी को लगा था कि लेस देन 11% जो भी उनका टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है ना, उनके पास कुछ ना कुछ तरह की पोस्ट रिक्वायरमेंट की, मतलब रिटायरमेंट हो जाने के बाद ना उनके पास फाइनेंस को लेकर के कोई सिक्योरिटी है। तो ये जो नई पेंशन स्कीम आती है ना, इसको एक तरीके से इन्वेस्टमेंट स्कीम भी बोला गया था। ये 2003 में आती है, आफ्टर दिस प्रोजेक्ट OASIS की रिपोर्ट के बाद। अब इन्होंने इसको रेगुलेट करने के लिए PFRD को सेटअप किया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को। अभी जो न्यू पेंशन स्कीम थी ना, इसमें 2 कैटेगरीज थी, एक थी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए और एक थी प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे ना सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के अलावा, तो जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले ज्वाइन किया था, उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा ये जो न्यू पेंशन स्कीम थी इसके अंडर। जो दूसरे लोग थे ना, उनके लिए एक तो कस्टमाइज था और वॉलेंट्री था, यानी कि उनकी मर्जी थी। इसमें Tier 1 था, यानी कि आपको मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था कि आपकी जो बेसिक सैलरी है ना उसका 10% के आसपास, है ना, और जो आपका DRL अलाउंस होता है ना उसका 10% आपको गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट देना पड़ेगा।
जनवरी 2019 में गवर्नमेंट ने कहा कि जो 10% है ना, इसको इंक्रीज करके 14% कर दो। अब इंडिविजुअल चूज कर सकते हैं फ्रॉम द रेंज ऑफ स्कीम्स, है ना, उनको डिपेंड करेगा कोई कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, आपको लो रिस्क से लेकर हाई रिस्क तक कितना कंट्रीब्यूशन देना है, पेंशन फंड के मैनेजर वगैरह वगैरह अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये एक नई पेंशन स्कीम के बारे में बताया गया था 14%, और ये था पुरानी स्कीम के बारे में प्रॉब्लम्स क्या चल रही थी। तो थोड़ा सा ये टॉपिक टेक्निकल है एंड देयर इज़ वेरी हार्ड चांस कि मतलब हार्डली कोई चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट मच अबाउट दिस यूपीएससी, बल्कि इसमें ना आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा भी ना तो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर पूछेगा। और एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, देखना आईएलओ को लेकर के सोशल सिक्योरिटी पे, वहाँ पर बनाएगा, और वहाँ पर ना आपको इस वाली स्कीम का, ओल्ड पेंशन स्कीम का और न्यू पेंशन स्कीम का ना एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना। अब हमारे पास ना एक टॉपिक है, इसमें बताया गया कि जो विमेन है ना, दे कॉन्स्टिट्यूट 1/3 ऑफ द इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर अगर 100 यूजर्स हैं, उसमें से 1/3 यानी कि ऑलमोस्ट 33% जो है ना वो विमेन है। ये है ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है। देखो, इतना सा डेटा अपने आप एक आपके लिए वैल्यूएबल पॉइंट बन गया है। लेकिन इस न्यूज़ में ना हम लोग विमेन के स्टेटस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया के अंदर एक क्वेश्चन था 2010 में आया था, जिसमें बात की गई थी, तो उसमें पूछा गया था आपसे, जस्ट सेकेंड, 2 of the schemes launched by the government of India for the women's development are Swadhar and Swayam Siddh. As regard the difference between them, consider the following statements. तो और इनमें से फिर करेक्ट आपको बताना है। Swayam Siddha is meant for those in difficult circumstances such as women survivors of natural disasters or terrorism, women prisoners released from jails, mentally challenged women, etc. Whereas Swadhar is meant for the holistic empowerment of women through self-help groups. Second statement था, Swayam Siddha is implemented through the local self-government bodies or reputed voluntary organizations, whereas Swadhar is implemented through the ICDS units set up in the states. कौन सा इनमें से सही है? 1, 2, बोथ या फिर नीदर? कोशिश कीजिएगा इसका आंसर करने की। हालांकि 2010 का क्वेश्चन है ये, अभी सुधार ये स्कीम तो अभी आपसे नहीं पूछी जाएगी, और बहुत सारी स्कीम्स नहीं भी आ चुकी है। बट इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें ना यूपीएससी एक हिंट ड्रॉप करता है। यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि फ्यूचर में भी जो स्कीम्स वाले क्वेश्चंस आए हैं उनमें सेम पैटर्न था, तो वो आप समझने की कोशिश कीजिए एंड फिर वीडियो के एंड में हम लोग इसका आंसर देखेंगे। इस टॉपिक में ना हम लोग विमेन के स्टेटस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, डेटा हमको मिल गया है कि विमेन जो है इंडिया में जितने भी यूजर्स हैं उनका 1/3 तो विमेन होती हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रॉडली कि अगर आपको विमेन का कोई टॉपिक आता है, जैसे मेंस में, देखो सिलेक्शन तो मेंस ही कराएगा और रिसेंटली मेंस के रिजल्ट भी आ गए, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि विमेन के टॉपिक में हमें क्या कुछ पढ़ना होता है। तो जिस तरह का काम करना पड़ता है, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, जो एजुकेशन मिलती है विमेन को, जो उनका स्टेटस ऑफ हेल्थ होता है, एंड जो हमारी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ होती है उनमें उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है, प्रॉपर्टी में उनका कितना एक्सेस मिलता है, इसको लेकर के ना सोसाइटी में इन विमेन का एज एन इंडिविजुअल मेंबर क्या स्टेटस है, कुछ इंडिकेटर्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कुछ पैट्रियार्कल्स नॉर्म है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है हमारे संसार को। ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, ये बीइंग पैट्रियार्कल, ये पूरे वर्ल्ड में है। तो इंडियन विमेन जो है ना, हालांकि हम लोग टॉपिक इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियन विमेन का एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की जो चॉइसेस होती है ना, वो बहुत डिपेंड करती हैं एज पर द पैट्रियार्कल नॉर्म्स। यानी कि पुरुष इस बात को निर्धारित करेंगे कि उनको कितनी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य का क्या स्टेटस होगा। तो कोशिश करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर द विमेन हु आर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री सिटीजनरी, वो कहाँ खड़े होते हैं उनकी फ्रीडम, उनकी डिग्निटी, उनकी इक्वालिटी और रिप्रेजेंटेशन को लेकर। सबसे पहले हम लोग अपने संविधान से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा संविधान विमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या बोलता है। हमारे संविधान के अंदर ये बहुत इक्वली, बहुत आराम से, बहुत डायरेक्टली मेंशन्ड है, प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, और जेंडर इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्वालिटी की ही बात की गई है, बल्कि ये भी कहा गया है कि स्टेट को कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे फॉर द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ विमेन। एक होता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, जब आप किसी के खिलाफ चीज़ों को करते हो। एक होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्कीम्स, ऐसे कैंपेन्स, ऐसे प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे जहाँ विमेन के एम्पावरमेंट की बात की जाए। विमेन के पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं जहाँ पर उनको दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, दिस इज एज पर आर्टिकल 15, एंड they also get equal protection under the law as per article 14. Plus में it also imposes a fundamental duty on every citizen to renounce the practice of derogatory to dignity. women की dignity को लेकर के आपको कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर रही, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी मेंशन है। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो अभी जो इतना सा पार्ट है ना, विमेन का टॉपिक हर साल आता है, वी ऑल नो अबाउट दिस थिंग, आप लोगों ने मीन्स का पेपर देखा होगा। जस्ट दिस मच पार्ट ना
इट कैन बी यूज एवरी ईयर, हर साल ये वाला पार्ट आप यूज़ कर सकते हो। अब कुछ एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं ऐसे एरियाज जहाँ पर विमेन ने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है वेल। तो कुछ नाम हैं और उन्होंने कुछ तरीके से वो जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ने की कोशिश की है, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। आप चाहो तो इस चीज़ के नोट्स बना सकते हो। वैसे मैं कहूँगा कि टेलीग्राम चैनल पर PDF है, वहाँ से इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ से स्क्रीनशॉट भी अच्छे से नहीं ले पाओगे। अगर हम लोग सोशल एक्टिविस्ट की बात करते हैं तो सिंधुताई साकपाल है, उनको 2021 में पद्मश्री मिला था। वो ऑर्फन चिल्ड्रन जो होते हैं ना, जो अनाथ बच्चे होते हैं, उनके पालन पोषण करने के लिए। एनवायरमेंटलिस्ट हैं तुलसी गोडवा जी हैं, इनको भी 2021 में पद्मश्री मिला था। इन्होंने फॉरेस्ट को लेकर के ना एनसाइक्लोपीडिया पे काम किया था। बेसिकली शी इज़ द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट। डिफेंस की बात करते हैं तो अवनी चतुर्वेदी हैं, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने सोलो एक फाइटर एयरक्राफ्ट को लाया था, जिसका नाम था जो फाइटर प्लेन था वो था MiG-21। स्पोर्ट्स में मैरी कॉम हम सब जानते हैं, उनके ऊपर मूवी बनी थी प्रियंका चोपड़ा की। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द कंट्री जिनको ओलंपिक्स में बॉक्सिंग में एक मेडल मिला था। ये हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। PV सिंधु आप सब जानते होंगे, पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे। टोक्यो में ब्रॉन्ज मिला था उनको और 2016 में रियो में सिल्वर। क्रिकेट में फाइनलिस्ट रह चुकी हमारी इंडिया की जो क्रिकेट टीम थी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जानेंगे तो गीता गोपीनाथ जो है, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट FB IMF। अब नहीं है ये, अब इनका वो मतलब टेन्योर खत्म हो चुका है। स्पेस में टेसी थॉमस जो है वो इंडियन बॉर्न है एंड तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं इनको हम। अग्नि 5 का जो मिसाइल प्रोजेक्ट था इन्होंने लीड किया था। अभी टेसी थॉमस जो है ना, नाम क्रिश्चियन नाम है एक्चुअली। एजुकेशन में शकुंतला देवी, आप सब लोग बचपन में इनका नाम सुना होगा। शी वॉज द फास्टेस्ट ह्यूमन कंप्यूटेशन, मतलब इनके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इनके ऊपर मूवी भी आई है एक, आई थिंक विद्या बालन की मूवी है शायद। शरण ढाका AIR-1 आया था इनका, जो NDA का फर्स्ट वुमेन बैच आया था ना, ये लड़की भी आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ में आई थी, काफ़ी पॉपुलर हुई थी। और सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता था 2021 में, उसमें टॉप 3 इंडिया के रैंक्स जो थी वो फीमेल कैंडिडेट्स के द्वारा थी। ये तो आप जानते होंगे, कौन नहीं जानता। ये दिस इज डॉक्यूमेंट जो श्रुति शर्मा वाला बैच था ना, उसकी बात की जा रही है। अब हम जरा ये देख लेते हैं आज की डेट में इंडिया में विमेन को लेकर के ना कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पर हमें कंसर्न, यानी कि थोड़ा सा चिंताजनक मामला है। एक तो फीमेल का और मेल का जो लिटरेसी रेट है ना, उसमें गैप है। ऑलराइट, गवर्नमेंट कोशिश तो बहुत कर रही है कि भाई देखो एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, लेकिन जो लिटरेसी रेट विमेन का है ना, खास करके जो रूरल एरियाज़ में है, वो भी बहुत पुअर चल रहा है। तो जो स्कूल्स हैं ना, वो भी बहुत दूर होते हैं घर से, तो घर के लोग जो होते हैं वो उनको लगता है कि इट इज़ अनसेफ फॉर वुमेन टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज, है ना। फिर हमारी बहुत सारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड, है ना, जो गर्भपात बोलते हैं, नहीं गर्भपात तो आई थिंक उसको बोलते हैं एबॉर्शन वगैरह को। मतलब छोटा बच्चा जो होता है, जब पता चल जाता है ना, कुछ लोग इलीगली पता कर लेते हैं कि द प्रेग्नेंट लेडी उनके कोख में जो है वो लड़की है, तो दे ट्राई टू किल दैट थिंग। डाउरी, दहेज, ये तो मतलब पूछो ही मत। एंड अर्ली मैरिज, और काफ़ी यंग एज में उनकी शादी करा दी जाती है। इनके कारण उनकी फैमिली को ना इकोनॉमिकली बहुत सारे इशू झेलने पड़ते हैं, एंड नॉट जस्ट इकोनॉमिकली, सोशली भी। रोल स्टीरियोटाइपिंग भी, अब ये चीज़ तो आप लोगों ने अपने आसपास में देखी भी होगी। अरे ये लड़की है, ये काम नहीं कर सकती, ये लड़कियां ऐसे नहीं करती, लड़कियां वैसे नहीं करती, इसी को बोलते हैं स्टीरियोटाइप कर देना। हमारे भारतीय समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई या फिर वर्किंग आउटसाइड। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टीरियोटाइप कर दी हैं फॉर द मेन, कि ये काम तो मेन का ही होगा। इसके कारण से एक प्रेजुडिस डेवलप हो जाता है, और जहाँ पर विमेन के साथ फिर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल बताया गया कि जो चाइल्ड रियरिंग फंक्शन होते हैं ना, बच्चों का पालन पोषण, ऐसा स्टीरियोटाइप बना दिया गया कि वो तो सिर्फ महिलाओं का ही काम है। देन सोशलाइजेशन के प्रोसेस में बहुत सारा डिफरेंशिएशन होता है। भारत के अगर विभिन्न भागों में आप जाकर देखोगे, खासकर कि जो दूर दराज के और जो रूरल इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर सोशलाइजेशन के नॉर्म्स बहुत अलग अलग हैं। महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग होते हैं। औरतों से ऐसा माना जाता है कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन होंगी, शांत रहेंगी, है ना, एकदम कामनेस के साथ, और इनको बहुत एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करना चाहिए। एंड हालांकि जो मेन होते हैं उनके बारे में कि बहुत कॉन्फिडेंटली, लाउड, आउटस्पोकन बिहेवियर होता है, और ये इनकी अपनी इच्छा से कर सकते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम होती है सोशलाइजेशन की भी। अगर हम लोग अपने लेजिस्लेचर की ही बात कर लेते हैं, तो हमारे जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, एक रिपोर्ट आई थी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन एंड UN विमेन की। उन्होंने कहा था कि आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ ना, तो जितनी भी इंडिया के पार्लियामेंट में इलेक्टेड फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसमें इंडिया की रैंकिंग 148 है। बहुत ही लो रैंकिंग हमारी, आउट ऑफ 193 कंट्रीज़।
सेफ्टी कंसर्न की बात करते हैं, इंडिया में डिस्पाइट द कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स, है ना, उनकी सेफ्टी के लिए भी आज भी फेटिसाइड्स, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, ऑनर किलिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सब चीज़ें आज भी हो रही हैं। बहुत कोशिश की जा रही है इनको रोकने की, एंड एवरी डे देयर इज़ अ न्यू न्यूज़। पीरियड पॉवर्टी, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझने की। जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल एजुकेशन वगैरह होती है, हाइजीन सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होती हैं, ये प्रॉपरली नहीं मिल पाती, इनका एक्सेस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। यूनिसेफ ने एक स्टडी की थी 2001 में, उसमें पता चला था कि इंडिया के अंदर ना सिर्फ 13% जो गर्ल्स होती हैं उनको पता चल पाता है कि उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन के बारे में उनकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो पाती है। ये भी एक स्टीरियोटाइप ही होता है एक तरीके से। ग्लास सीलिंग को समझने की कोशिश करो। सीलिंग का मतलब होता है रुकावट, है ना। जैसे आपके घर में छत को कभी कभी बोलते हैं ना, छत पे जो पंखा लगा होता है टेरेस के हमारे, जो उसको सीलिंग फैन बोलते हैं। तो ग्लास की सीलिंग का मतलब दे कैन सी द अदर साइड बट दे कैन नॉट गो देयर बिकॉज इट्स अ रेस्ट्रिक्शन। तो भारत के अंदर ही एक तरीके का सोशल बैरियर बना दिया जाता है, जहाँ पर महिलाओं को मैनेजमेंट की टॉप जॉब्स में अलाउ नहीं किया जाता, प्रमोशन नहीं किया जाता, ये मान करके अरे तो औरत है, ये क्या करेगी, इसको तो पता ही नहीं होगा। अगेन स्टीरियोटाइपिंग, डिफरेंट सोशलाइजेशन का प्रोसेस। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या कुछ स्कीम्स पे काम किया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम पता होगा आप लोगों को, उज्ज्वला योजना है, स्वधार गृह है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम है, वन स्टॉप सेंटर है। ये सारे के सारे टॉपिक ना अपने आप में डिटेल्ड टॉपिक्स हैं, एक एक को कवर करेंगे तो 15-15 मिनट चाहिए होता है। तो वे फॉरवर्ड हमारा क्या हो सकता है? महिलाओं के लिए बेहतर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। हर एक महिला को उसके हिसाब से जितना हो सके, पूरी फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेना भी चाहती है तो पूरी फैमिली को एजुकेट किया जाए। एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी इंसान के अंदर आत्मविश्वास जगाने का, खास करके महिलाओं के अंदर। वो अपने समाज के अंदर अपना खुद का भी रोल बदल सकती हैं और दूसरों के लिए भी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। उनमें खुद निर्णय लेने की, डिसीजंस मेकिंग की पावर आ जाती है। तो एजुकेशन पॉलिसी को और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है, खास करके गर्ल्स का जो राइट टू एजुकेशन है ना, उसको बहुत अच्छे से इन्फोर्स करने की रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ पर। हम टारगेट करना चाहिए यंग मैन एंड बॉयज़ को भी, उनके अंदर भी महिलाओं को लेकर के क्या उनके एटीट्यूड में बदलाव लाने की ज़रूरत है, ये भी हमारी शिक्षा नीति का हिस्सा बनना चाहिए। स्किलिंग एंड माइक्रो फाइनेंसिंग के मामले में विमेन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि विमेन जो है दूसरों पर डिपेंडेंट रहे, उनको खुद के ऊपर निर्भर बनाना जरूरी, आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम उन्हें कुछ नॉन ट्रेडिशनल स्किल्स सिखा सकते हैं, मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंगली ज़्यादा पब्लिकली और प्राइवेट सेक्टर में जो भी अवेलेबल जॉब्स होती हैं वो अवेल करवा सकते हैं। अगर हम लोग विमेन के सेफ्टी की बात कर सकते हैं ना, तो एक मल्टी सेक्टोरल स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है जहाँ पर वी कैन रेज अवेयरनेस, है ना, ज़्यादा उनमें चेतना जगाई जा सकती है। एंड जैसे निर्भया पुलिस स्क्वाड है, एक पैनिक बटन करके है, इस तरह के कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। 2013 में जो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट आया था, इसमें हम लोग उनके लिए सेफ वर्किंग स्पेस क्रिएट करने के लिए और ज़्यादा काम कर सकते हैं। जो लोवेस्ट लेवल्स ऑफ गवर्नेंस होते हैं ना, वहाँ पर स्पेसिफाइड एक्शंस होने चाहिए। स्पेसिफाइड मतलब बहुत डिटेल करके बताए किए गए किस तरीके से। अब लोवेस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस देख लो, ग्राम पंचायत के स्तर की बात की जा रही है ना, ताकि गवर्नेंस के अंदर ज़्यादा इंक्लूसिविटी आएगी। उसी को लेकर के मध्य प्रदेश के कटनी में एक स्वागतम नंदिनी करके स्कीम है। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, जहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं उनके जन्म पर खुशियाँ मनाई जाती है, सेलिब्रेशन होता है, उत्सव मनाया जाता है। एंड हरियाणा के पंचकुला में नन्हे चिन्ह मतलब होता है साइन को बोलते हैं, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह को एनकरेज किया जाता है। एंड इंसेंटिव्स दे सकते हैं हम लोग एजुकेशन में, है ना, क्योंकि लड़कियों के मामले में ना जो ड्रॉप आउट रेट होता है ना, वो हाई काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। तो उनको हम लोग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे सकते हैं ताकि वो हायर एजुकेशन को परस्यू कर सकें। देन बेसिक एमिनिटीज़ जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड उनकी डोमेस्टिक वर्क का, घरेलू जो कामकाज होते हैं उनका जो बोझ होता है उसको हम कम कर सकते हैं। अगर उनकी हेल्थ की बात करें और उनके डोमेस्टिक बर्डन को कम करें, तो गांव में जो महिलाएं होती हैं ना, उनको दूर दराज के इलाकों से पानी लेने जाना पड़ता है और चूल्हे के लिए ईंधन लेने जाना पड़ता है। तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो पाइप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करा दें, क्लीन नेचुरल गैस दे सकते हैं, इससे उनका बोझ जो होगा वो कम हो जाएगा। फिर हमको काम करना है विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट तक। देखो ये कीवर्ड मिल गया ना आपको आंसर राइटिंग के लिए। ऐसे ही होता है, इस तरह के टॉपिक्स में कीवर्ड इकट्ठे करने होते हैं। अब ये लिख लो कहीं पर, जहाँ पर भी विमेन का टॉपिक हर साल आता है, हर साल किसी न किसी फॉर्म में, उसमें जो वे फॉरवर्ड होगा ना वहाँ लिख सकते हो आप, फ्रॉम विमेन डेवलपमेंट टू विमेन लेड डेवलपमेंट, है ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि भारत के प्रगति में और विकास के अंदर महिलाएं किस तरीके से अपना योगदान दे सकती हैं और किस तरीके से उनको हम एजुकेट कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं। वेरी नाइस, अमेजिंग टॉपिक, बहुत सारा कंटेंट है और डेटा भी बहुत अच्छा है।
इतना भी अगर एक टॉपिक ये भी पूरा याद हो जाता है तो विमेन को लेकर के मोस्टली चीज़ें हम कवर हो जाती हैं, बेसिक तो अचीवमेंट को लेकर देखो कितने सारे एग्जाम्पल दिए गए, तो ऐसे में यूज़ कर सकते हो इन सब एग्जाम्पल्स को आप। सो अ वंडरफुल टॉपिक टू कवर। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, इन काजीरंगा द इंडो फ्रेंच पार्टनरशिप बेयर्स फ्रूट। काजीरंगा के अंदर एक इंडो फ्रेंच पार्टनरशिप है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 2013 में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया था, उसमें बात की गई थी नेशनल पार्क को लेकर के और उस पार्क से कौन सी रिवर फ्लो करती है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क से गंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क से मानस, साइलेंट वैली नेशनल पार्क से कावेरी। इसमें पूछा गया था इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो 1 and 2, 3 ओनली, 1 and 3 और नन। तो या तो तीनों गलत हो सकते हैं या फिर कोई एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है कि तीनों के तीनों सही तो नहीं है, ये तो हमें पता चल गया ऑप्शन से। तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन है, 2013 में आया। तो देखो यही टॉपिक्स रिपीट भी हुए हैं बाद में इनमें से। अब हम लोग जरा इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश कर लेते हैं। इंडिया फ्रांस का एक क्या कोलैबोरेशन है काजीरंगा प्रोजेक्ट में। तो फ्रांस की एक कमेटी है, उन्होंने फंडिंग की बात की थी कि 10 साल के लिए 2014 से 2024 तक का एक अराउंड 80 मिलियन यूरो के आसपास की फंडिंग की गई थी। क्या है काजीरंगा प्रोजेक्ट? ये बेसिकली APFPC असम प्रोजेक्ट है ऑन द फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो असम गवर्नमेंट ने AFD के साथ मिलकर, AFD जो है फ्रांस का है, इन्होंने लॉन्च किया था 2012 में। ये क्यों? क्योंकि ताकि फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकें, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को बेहतर कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, वहाँ की लाइवलीहुड को और मेंटेन कर सकें। प्रोजेक्ट में बात की गई थी कि 33,000 के आसपास इतना हेक्टेयर का लैंड को रिफॉरेस्टेशन में डालना है और वहाँ पर अराउंड 10,000 कम्युनिटी मेंबर्स को ट्रेन करना है, ताकि वो जो भी आज के दौरान वो अपनी ज़िंदगी का जो व्यापन करते हैं, जो उनके कमाने के रोजी रोटी के तरीके हैं, उनका एक ऑल्टरनेटिव निकाल सके 2024 तक। अब क्या की फैक्ट्स हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के, थोड़ा इसको जानने की कोशिश कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने वैसे। ये असम के अंदर है और ये सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड रिप्रेजेंटेटिव एरिया है ब्रह्मपुत्र वैली का। लीगल स्टेटस की बात करें, 1974 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था एंड 2007 में इसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया था। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था 1985 में एंड ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया था। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पर भी एक क्वेश्चन आ चुका है पहले प्रीलिम्स में। बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा 1 हॉर्न राइनोज, यानी कि एक सींग वाला जो गेंडा होता है ना, वो पाया जाता है। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये यहाँ पर जो 1 हॉर्न राइनोज है इनकी डेंसिटी हाईएस्ट है एंड काफ़ी सारा फोकस किया गया है यहाँ पर। जो बिग 4 स्पीशीज़ है ना, राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बफेलो, इनको बिग 4 स्पीशीज़ बोलते हैं काजीरंगा का, इनके प्रोटेक्शन के लिए। काजीरंगा के अंदर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो भी प्राइमेट्स होते हैं ना, उसके 14 में से 9 स्पीशीज़ इंडिया में काजीरंगा में पाए जाते हैं। रिवर्स एंड हाईवेज़ की अगर हम लोग बात करें तो नेशनल हाईवे 37 यहाँ से इस पार्क के थ्रू पास करता है एंड तकरीबन 250 सीजनल वाटर बॉडीज़ हैं और दिफ्लू रिवर भी है, वो भी काजीरंगा से पास करती हैं। 7 नेशनल पार्क है असम के अंदर, ये आपके सामने दिख रहे होंगे, रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, दिहिंग पटकई और दिब्रू साइकोवा। तो 2021 में रायमोना नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया गया था, 2021 याद रखिएगा। एंड जो दिहिंग पटकई वाला है इसको भी जून 2021 में ही डिक्लेयर किया गया था। तो टोटल असम के अंदर 7 नेशनल पार्क हैं। ये छोटा सा टॉपिक था। अच्छा, मुझको ना ये और बताना, ये जो बैकग्राउंड में अभी ब्लैक है ना, ये सेटिंग ज़्यादा बेहतर लग रही है, इसमें विजिबिलिटी अच्छी है, या फिर जो वाइट वाला होता है, जैसे वाइट वाला भी अगर करके देखते हैं ना व्यू सेटिंग्स में जाके लाइट मोड, ये ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जितना मुझे पहले कुछ फीडबैक पूछे थे मैंने एक दूसरे चैनल पर, तो उन्होंने कहा था कि ये जो वाइट वाला होता है ना, ये थोड़ी देर बाद आंखों में चुभने लगता है। जो ब्लैक वाला होती है ना सेटिंग्स, ये डार्क मोड में, इसमें एटलीस्ट ये आंखों में चुभता नहीं है, हैवीनेस फील नहीं होती। तो आप लोग ये भी मुझे बताइएगा, ये भी मैं चैनल में अपडेट करना चाहूँगा कि कौन सा मीडियम सही है इसमें पढ़ाने का, क्योंकि आपको तकरीबन 40-50 मिनट जो लोग देखते हैं पूरी वीडियो, उनको काफ़ी देर देखना पड़ता है और इसके अलावा आप लोग बहुत कुछ पढ़ते होंगे यूट्यूब वगैरह पर दूसरी पर, तो आंखों के लिए भी थोड़ा देख सकते हैं हम लोग। ट्राई करके बताना मुझे, अगर वाइट वाला सही लगता है वो कर लेंगे। आई विल ट्राई 2-3 days और आपके कमेंट्स का मैं वेट करूँगा। Now the last section of this video where we'll try to answer the PYQs that we have mentioned along with the topics. पहला हमारा क्वेश्चन था, in the cities of our country, which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of air quality index? This question was asked in 2016. तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मीथेन। इसका करेक्ट आंसर था बी।
नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो भी एयर क्वालिटी का स्टेटस होता है उसको मेजर किया जाता है और इसमें 6 कैटेगरीज होती हैं, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। एंड इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, PM2.5, PM10, अमोनिया और लेड। अब इसमें ना बहुत ईजी था इसको आंसर कर पाना। एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ पॉल्यूटेंट बट इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर आपके आसपास रूम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो उससे एयर पॉल्यूशन ही होगा, बट रूम का टेम्परेचर जरूर इंक्रीज हो जाएगा। सो द मोमेंट वी एलिमिनेट द ऑप्शन, दिस पॉइंट नंबर 1, we can eliminate these 3 options and the answer comes to be 2, 3 and 4. That means methane is also not part of the air quality index. Then ये मेंस का क्वेश्चन था which was asked recently in 2021. उसके बाद we had this question, 2 of the schemes launched by the government of India for the women's development are Swadhar and Swayam Siddha. As regards the difference between them, consider the following statements. This was asked 12 years ago, 2010 में. स्वयं सिद्धा इज मेंट फॉर दोज इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेज, जैसे कि विमेन सर्वाइवर्स ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स और टेररिज्म, विमेन प्रिजनर्स रिलीज फ्रॉम जेल्स, मेंटली चैलेंज वुमेन एटसेट्रा. स्वयं सिद्धा इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज और रेप्यूटेड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, वेयरएज सुधार इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू ICDS यूनिट सेटअप इन स्टेट्स. आंसर इज डी. ये ऑल्टरनेट करके बताए गए हैं सारे के सारे, बस ट्राइंग टू कन्फ्यूज द एस्पिरेंट. एंड इफ़ यू ट्राई टू फॉलो दिस पैटर्न ना, जनरली इस तरह के स्कीम्स के जो पॉइंट्स बताए जाते हैं ना आंसर के अंदर, उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है. So this is a pattern that you have to understand in the previous year questions to interchange the points. So none of them was correct. Then ये मेंस में क्वेश्चन आए थे, empowering women is the key to control population growth 2019 में. 2015 में आया था, discuss the positive and negative effects of globalization of women in India. 2013 में the question was, male membership needs to be encouraged in order to make women's organization free from gender bias. Very direct questions were asked. देयर वॉज अनदर प्रीलिम्स PYQ 2013 का, नेशनल पार्क को उसके रिवर के साथ मैच करना था. एंड कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड है? कॉर्बेट में गंगा, काजीरंगा में मानस, साइलेंट वैली में कावेरी. तो इसका जो आंसर था इट वाज डी, नन ऑफ देम. जिम कॉर्बेट के अंदर जो है रिवर रामगंगा है, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये इसका प्राइमरी सोर्स है. काजीरंगा के अंदर जो बेसिकली सर्कमस्क्राइब है ब्रह्मपुत्रा रिवर. अब ब्रह्मपुत्रा के अंदर इसकी ईस्टर्न बाउंड्रीज भी है. एंड तो इसलिए जो पार्क के अंदर जो नोटेबल रिवर्स हैं वो हैं दिफ्लू और मोरा धनसरी. साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरला में है, यहाँ पर पूरा का पूरा ड्रेन है नॉर्थ से साउथ तक का, तो रिवर है कुंतीपुजा और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट भी है. तो इसमें से कोई भी करेक्टली मैच्ड नहीं है. इट वॉज ईजी टू रिमेंबर देम. एंड इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. 2013 में अगर रिवर पर क्वेश्चन था, रिवर के ऊपर भी क्वेश्चन, आई थिंक एवरी ऑल्टरनेट ईयर दे आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिवर्स. This was about today's video. Try to mention all your experience, your feedbacks in the comment section. Thank you very much.